Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So dear students, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इंग्लिश ग्रामर का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन। ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चों को ना इंग्लिश में ये टॉपिक बहुत परेशान करता है। कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो इंग्लिश में बच्चों को परेशान करने वाले होते हैं, उनमें से कुछ के नाम बताता हूं, जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच हो गया, क्लॉजेस हो गया, इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों को काफी ज्यादा इरिटेट करते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना स्किप करे देख लिया, आई एश्योर यू कभी भी जीवन में आपको नरेशन से रिलेटेड कभी कोई समस्या नहीं होगी, चाहे आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर राइटिंग वाले अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये आरएमसी के रिगार्डिंग स्पेशली बनाया जा रहा है। इसके अलावा क्लास 9th का जो अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं आरएमएस और सैनिक के लिए, या फिर किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं 12th वगैरह, या कोई भी इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ट्रस्ट मी आपका नरेशन का डर भाग जाएगा, गारंटी के साथ भाग जाएगा। ठीक है, सो बातें बहुत हो गई हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन को प्रेस करना जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो डोंट वेस्ट नॉट मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरे प्यारे बच्चों, नरेशन के बारे में बात करें, ट्रस्ट में अभी तक जो बात हुई वो काफी ज्यादा स्पीड में हुई है, अब बहुत आराम से करने वाले हैं। रीजन, एक एक चीज को बहुत आराम से समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि नरेशन होता क्या है, फिर बात करेंगे कितने टाइप के नरेशन होते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक मिनट, व्हाट इज नरेशन इन इंग्लिश ग्रामर, ये बड़ा प्रश्न है कि इंग्लिश ग्रामर में नरेशन क्या होता है। ठीक है, अब आप इसको देखो, नरेशन इज द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग अ स्पीकर्स वर्ड। नरेशन क्या होता है? एक आर्ट होता है रिपोर्ट करने का अल्टीमेटली स्पीकर के शब्दों को। क्या कहना चाहते हैं सर? पहले तो समझोगे स्पीकर कौन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्पीकर का मतलब होता है जो बोलने वाला होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं, आप बोल रहे हैं आप स्पीकर हैं, कोई और बोल रहा है वो स्पीकर है। क्लियर है? तो नरेशन क्या होता है? नरेशन इज द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग। नरेशन एक आर्ट है रिपोर्ट करने का। क्या रिपोर्ट करने का? स्पीकर्स वर्ड, यानी कि स्पीकर के शब्दों को। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर कुछ बोला है तो मेरे शब्दों को अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? अल्टीमेटली वो जो प्रोसेस रहती है वो कहलाती है नरेशन। ठीक है, आगे क्या लिखा है? देयर आर टू मेन वेज टू रिपोर्ट अ स्पीच। अभी स्पीच कहां से आ गई सर? स्पीच क्या होती है? स्पीच का मतलब होता है कि मैंने जो कुछ भी कहा, जो स्पीकर होता है उसने जो भी कुछ कहा है वो कहलाता है स्पीच। क्लियर है कहानी? आप अगर स्पीकर हैं, आपने जो बोला वो कहलाएगा स्पीच। थर्ड पर्सन कोई है, उसने कुछ बोला वो कहलाएगा स्पीच। मैंने जो बोला आपसे या किसी से भी वो कहलाएगा स्पीच। क्लियर है कहानी? तो अब यहां पर क्या लिखा है? देयर आर टू मेन वेज टू रिपोर्ट अ स्पीच। किसी भी स्पीच को दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। क्या लिखा है? वन इज डायरेक्ट स्पीच। पहला क्या है? डायरेक्ट स्पीच। एंड नाउ द अदर इज इनडायरेक्ट स्पीच। और जो दूसरा है वो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? अगर ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो परेशान ना होइए। एक और पॉइंट देखिए, क्या लिखा है? नरेशन इज नथिंग बट रिपोर्टिंग अ स्पीकर वर्ड। नरेशन कुछ नहीं, केवल स्पीकर के शब्दों को रिपोर्ट करना ही क्या कहलाता है? नरेशन। लिखा है ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, नरेशन इज नथिंग बट रिपोर्टिंग अ स्पीकर्स वर्ड। स्पीकर के वर्ड को रिपोर्ट करना ही नरेशन कहलाता है। डन। इसको आप नरेशन बोलो या रिपोर्टेड स्पीच बोलो। अब इस फोटो पे आ जाइए, लगाया तो बड़े प्यार से था, ये प्यारा सा गुड्डा है, इसने इस प्यारी सी गुड़िया से कहा आई विल कॉल यू टुमारो। क्लियर है कहानी? ये इसने बोला है तो ये कहलाएगी स्पीच। ये क्या कहलाएगी? राइटिंग तो साला हमें कभी आते ही नहीं है ढंग से। ठीक है, ये कहलाएगा स्पीच और ये हो जाएगा स्पीकर। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्पीकर। नाउ इस प्यारे से गुड्डे ने कहा इस गुड़िया से, अब क्या होता है? इस गुड़िया ने अपनी सहेली को लगा दिया फोन और कह दी वो बात जो इस गुड्डे ने इस गुड़िया से कही थी कि ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। अब यहां पर आप समझना कि इस प्यारे से गुड्डे ने कहा था ये वाला स्टेटमेंट, इस प्यारी सी गुड़िया ने अपनी सहेली से कह दिया ये वाला स्टेटमेंट। इन दोनों ही चीजों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों चीज में मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस ये है कि जो स्टेटमेंट बोला गया है, जो स्पीच बोली गई है, जो कथन कहा गया है,
उसका इंटेंशन नहीं बदला है, केवल कहने का तरीका बदला गया है। कहना क्या चाह रहा है वो तो सेम बात है, लेकिन केवल कहने का जो तरीका है, मेथड ऑफ स्पीकिंग, मेथड ऑफ टेलिंग वगैरह जो भी है, वो बस बदल गया है। फिर समझना अब आप किसको। तो नरेशन क्या होता है कि स्पीकर के वर्ड्स को, ठीक है, नरेट करना, वो कहलाता है नरेशन। और किसी भी कथन को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अगर किसी के स्टेटमेंट को एज इट इज बोला जा रहा है तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट का मतलब रहता है अपने शब्दों में। यही मैं आपको आगे समझाऊंगा। क्लियर है कहानी? आई होप कि आपको पहली स्लाइड मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई होगी। नहीं आई है रिवाइंड करके दोबारा देखना, बहुत आराम से समझाएंगे इसको। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब समझते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, या फिर इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो देखते हैं, आ जाओ। डायरेक्ट स्पीच इज अ वर्ड टू वर्ड रिपीटिशन ऑफ व्हाट द स्पीकर्स और राइटर हैज कन्वेड। क्या लिखा है, ध्यान से सब पढ़िए। डायरेक्ट स्पीच इज वर्ड टू वर्ड। अगर कोई वर्ड टू वर्ड बात हो रही है, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वर्ड टू वर्ड अगर कोई बात हो रही है, उसका रिपीटिशन अगर हो रहा है, या फिर स्पीकर और राइटर ने क्या कन्वे किया है, तो वो कहलाएगा हमारा डायरेक्ट नरेशन। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ वे इन विच यू कैन रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। जैसा कि मैंने आपको कहा था, स्पीकर के शब्दों को एज इट इज किसी से कह देना, वो कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए, डायरेक्ट स्पीच इज अ स्टेटमेंट दैट इज रिटन एग्जैक्टली इट इज स्पोकन। जैसा बोला गया है वैसा लिख दिया गया है, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसा बोला गया है वैसा लिख दिया गया है, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही सेड टू मी आई एम रेडी। क्लियर है कहानी? ये है डायरेक्ट नरेशन। अब आ जाओ इस तरफ, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो इनडायरेक्ट नरेशन इज अ स्पीच which is reported by some other person by using certain conjunctions in place of commas and making necessary changes in the verbs and the pronouns of the reported speech। अब यहां पर क्या है, बड़े हैवी से वर्ड है, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास करता हूं। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या रहता है कि जो भी स्पीकर है, जो बोल रहा होता है, जो नरेट कर रहा होता है उसके वर्ड को, वो इंटेंशन तो वही रहेगा, केवल मेथड चेंज कर देगा। जब मेथड चेंज करेगा तो सब्जेक्ट भी बदल सकता है, सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब यूज हो रही है वो भी बदल सकती है। इसलिए लिखा गया है कि जो प्रोनाउंस वगैरह है वो भी चेंज हो सकते हैं। एक मिनट, जैसा कि बताते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच विच इज रिपोर्टेड बाय समवन, किसी की द्वारा अगर वो रिपोर्ट किया जा रहा है तो सर्टेन कंजक्शंस का यूज किया जा सकता है। कहीं पर दैट का यूज होगा, इफ और वेदर का भी यूज होगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, कॉमास की जगह पर हम कुछ और भी लगा सकते हैं। और मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द वर्ब्स, वर्ब्स भी बदली जा सकती है एंड प्रोनाउंस भी बदले जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया। फिर एक बार मेरे बच्चों समझना कि इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि जब भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट करेंगे तो पहली चीज तो समझना कि इंटेंशन नहीं बदलेगा, केवल कथन को कहने का तरीका बदला जाता है। इसके अलावा सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं और उनके साथ में वर्ब भी बदल सकती है। जो कंजक्शंस का यूज होना है वो कंजक्शंस भी बदले जा सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों की यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब नोट क्या लिखा है, चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन डज नॉट चेंज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर स्टेटमेंट, ओनली द मेथड चेंजेस। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग चेंजेस करते हैं, कोई भी सेंटेंस हमें दिया गया है एग्जाम में, तो जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग चेंजेस करते हैं तो इंटेंशन नहीं बदलता है। लिखा है डज नॉट चेंज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर स्टेटमेंट, ओनली द मेथड चेंजेस, केवल कथन कहने का तरीका बदला जाता है। नाउ आगे क्या लिखा है, वेन एवर वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन, जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजेस करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर दैट। तो उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो समझने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बहुत इजीली, आसानी से बना लिया, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ट्रस्ट मी आ जाएगा। एक सेकंड का ब्रेक लेते हैं। चलिए, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। क्या क्या लिखा है समझते हैं। पहले बात करेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रिपोर्टेड स्पीच को सच में बहुत अच्छे लेवल पे सीखना चाह रहे हैं तो ये चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। सबसे पहले बात करेंगे रिपोर्टर क्या होता है। द स्पीकर इज कॉल्ड अ रिपोर्टर, द स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टर। जो बोल रहा है वो रिपोर्टर है। मैं बोल रहा हूं मैं रिपोर्टर हूं, आप बोल रहे हैं आप रिपोर्टर हैं।
वक्ता को रिपोर्टर कहा जाता है, जैसा कि यहां पर लिख दिया। दूसरा पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? द वर्ब यूज्ड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि वक्ता के द्वारा जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। मैं वक्ता हूं, यानी कि मैं स्पीकर हूं, मैं जिस वर्ब का यूज कर रहा हूं वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। सर एग्जांपल देख के बताइए। अभी एग्जांपल दूंगा बेटा, अभी आगे देखना, सेंटेंस लिखा उसमें सब कुछ क्लैरिफाई किया गया है। थर्ड पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? एनी सेंटेंस रिटन इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ये तो थोड़ा सा वैसी वाली लैंग्वेज में लिख दिया गया कि एनी स्टेटमेंट रिटन इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा जाता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट समझो, किसी भी वक्ता ने जो कुछ कहा वो है स्पीच। किसी भी वक्ता ने जो कुछ कहा वो होता है स्पीच, ठीक है। नाउ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो दिख रहे हैं इनके अंदर जो सेंटेंस रहेगा, जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसे बुलाता है रिपोर्टेड स्पीच। नाउ नेक्स्ट है इसमें वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? द वर्ब ऑफ द सेंटेंस इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। देखो, द वर्ब ऑफ इनसाइड द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर यानी कि जो भी सेंटेंस लिखा गया है उसके अंदर जितने भी टाइप्स की वर्ब है, या तो वो मेन वर्ब हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, जितने भी टाइप की वर्ब दी गई है वो सब क्या कहलाएगी? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच हमने क्या लिखा गया? ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है हमारा, इसके अंदर जो भी वर्ब आएगी वो सब क्या कहलाएगी? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब एक एग्जांपल हमने लिया है, जैसे कि लिखा है जैक सेड टू मी, जैक सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर हमें सारी चीजें बतानी है कि रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो देखिए अब इसमें क्या लिखा है, इन दिस सेंटेंस जैक इज अ रिपोर्टर। जैक कौन है? रिपोर्टर है, क्योंकि यही तो बोल रहा है जैक सेड। दूसरी बात, आगे क्या लिखा है? सैड इज अ रिपोर्टिंग वर्ब। सैड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सैड है रिपोर्टिंग वर्ब। तीसरा है इसमें स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू जयपुर, जैसा कि आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया, ये आपको दिख रहा है इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखा गया है, तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो? एम गोइंग जो है बेसिकली ये है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। एम गोइंग क्या है? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि हमें यहां पर दिख रहा है कि एम गोइंग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच, और इसके अंदर एक है हमारी सपोर्टिंग वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और एक है हमारी मेन वर्ब, ठीक है। तो ये चारों ही चीजें हमने समझ ली कि रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। नाउ नोट 1 क्या लिखा है वो चेकआउट करें। रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है, एज वी कैन सी दैट, ठीक है, जो कि हम यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। नाउ आगे लिखा है एंड इज इनक्लोज इन एन इन्वर्टेड कॉमास, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको बंद किया जाता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। नाउ बी पॉइंट क्या लिखा है? द इन्वर्टेड कॉमा इज रिमूव्ड व्हेन चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। जब भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है तो इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं हमारे, यानी कि ये वाले, इनको रिमूव कर दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर हम बात करने वाले कुछ रूल्स के बारे में, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस को हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, जो भी हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो उसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो तो करते नहीं हो, ठीक है, यहां कर लेना। चलो अब आगे देखते हैं। वी कैन डिवाइड द रूल्स ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट इन टू पार्ट्स। तो क्या लिखा है? हम जो है वी कैन डिवाइड द रूल्स ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जो चेंजेस होते हैं उनके कुछ रूल्स है और उनको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा जनरल रूल्स और दूसरा है हमारा स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स के बारे में क्या लिखा है? दीज रूल्स जनरली अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जो नॉर्मली सभी प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उन पर ये जनरली वाले रूल्स अप्लाई होते हैं, और स्पेशल रूल्स हमारे कुछ अलग हैं, ठीक है। दीज रूल्स अप्लाई डिफरेंटली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के लिए अलग अलग लागू होते हैं। तो जो नॉर्मल सेंटेंस होंगे उनके लिए हम लोग जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे, स्पेशल टाइप के सेंटेंस के लिए हम स्पेशल रूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब पहले बात करते हैं हम लोग जनरल रूल्स के बारे में, ठीक है।
क्या होता है, वन बाय वन इसको देखते हैं। पहला लिखा है द इन्वर्टेड कॉमा इज रिमूव्ड व्हेन चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। पहली चीज, जब भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में करेंगे चेंजेस, तो पहला काम क्या है हमारा कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, यानी कि यूज नहीं करेंगे। डन। दूसरी चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा काम हमें ये करना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस देखना है। जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है हमें उसका टेंस देखना है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है ये हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, कहां लिखा है, हाँ आगे लिखा है इसमें सेकंड में ए पॉइंट देखो, इफ एंड डायरेक्ट नरेशन द रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, so there is no change in the tense of reported speech when changed into indirect narration। यानी कि जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजेस होते हैं, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है कहानी, फिर सुनो एक बार। जब भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजेस करते हैं, तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ओके, सो देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच व्हेन चेंज इनटू इनडायरेक्ट। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस फर्दर द रूल्स इन केस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट। और अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है, तो उसके बारे में हम लोग रूल्स आगे दिए गए उस वहां पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या लिखा है, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर जो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन कुछ इस तरीके से होता है, जैसा फर्स्ट पर्सन, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा था पर्सन चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे, वर्ब भी चेंज होगी, इवन जो कंजक्शन है वो भी चेंज होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर जो रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन है उसका परिवर्तन किस तरीके से होता है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब बड़ा प्रश्न, हम सभी ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है। सेकेंड पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग टू, सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे बोल रहे होते हैं। एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग अबाउट, थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों की फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन है कि मैं बोल रहा हूं, आई वी, अगर कोई भी बोल रहा है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, जिससे बात हो रही है वो सेकेंड पर्सन है, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन क्या है, फर्स्ट हो गया रिपोर्टिंग, फर्स्ट पर्सन जो चेंजेस होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन इसमें कोई परिवर्तन सामान्यतः नहीं होता है। पर्सन का परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखें कि यदि पर्सन बहुवचन है तो परिवर्तन बहुवचन के अनुसार होगा, यदि पर्सन पॉजिटिव केस में है तो परिवर्तन उसी के अनुसार होगा, यानी कि पॉजिटिव केस की तरफ। अब आप सभी ने नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर आप यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर तो आप नरेशन का टॉपिक नहीं कवर कर रहे हैं, तो फिर आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी पहले प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो हम सब ने वैसे तो पढ़ रखा होगा, जो भी नरेशन देख रहा होगा उनको इनके बारे में पता होगा डेफिनेटली, और अगर नहीं पता है तो मेरे प्यारे बच्चों आई पर्सनली रिकमेंड कि आप पहले वो सारी चीजें पढ़ें। क्लियर है कहानी, अब आगे देखते हैं। पर्सन का परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एक इंपॉर्टेंट भाग है। नोट, यहां पर क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, हर एक चीज बड़े प्यार से लिखी है यहां पर, जहां पर भी आपको दिक्कतें आएंगी वो सारी चीजों को पहले ही मेंशन कर दिया गया है। नोट क्या लिखा है, पर्सन का नंबर और केस नहीं बदला जाता है। इस टेबल को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। कौन सी टेबल को, जो भी अभी आपको दिखेगी। प्रोनाउंस का परिवर्तन इस टेबल के अनुसार होगा। कौन सी टेबल, हियर वी गोस, नाउ चेक आउट दिस अमेजिंग प्रायरिटी टेबल। ठीक है, जो आपको समझ में अभी आनी चाहिए। अब देखो क्या लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच ऑब्लिक नरेशन। तो इस टेबल को समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखा है समझो, एक तरफ लिखे हैं हमारे पर्सन, ये तो दिखेगा नहीं, कलर, कलर कौन सा दिखेगा, कलर दिखेगा ऑरेंज, दिखेगा चलो। तो यहां पर लिखा है पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इस वाले कॉलम में लिखा है नॉमिनेटिव केस या फिर नंबर। नॉमिनेटिव केस मतलब आई, और ये आई क्या है हम सब जानते हैं, सिंगुलर है। वी सी क्या है, वी हमारा नॉमिनेटिव केस में, और ये कौन और प्लूरल कैटेगरी में आता है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ही सिंगुलर होता है, शी सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है, दे जो है प्लूरल होता है।
यानी कि इन दो कॉलम्स में क्या बताया गया है, फर्स्ट में बताया गया है पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो जिनको ये डाउट है कि सर फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, तो आप ये ध्यान रखें आई और वी, जिसमें आई होता है सिंगुलर और वी होता है प्लूरल। दूसरा आता है थर्ड सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन कौन होता है, यू। सेकेंड पर्सन क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, यू, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और दे। ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर और दे जो है वो प्लूरल रहता है। अब आते हैं थर्ड वाले कॉलम पे, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसका यूज हम सब जानते हैं अधिकतर की पैसिव वॉइस में होता है, जहां पर आई का क्या हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, यू का रहता है यू, ही का हो जाता है हिम, शी का रहेगा हर, इट का रहेगा अट, इट और दे का रहेगा देम। क्लियर है कहानी। तो ये जो रहता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब आया आगे यहां पर है हमारा पॉजिटिव केस। ठीक है, पैसिव केस में ये हमारा पैसिव एडजेक्टिव और ये हमारा पैसिव प्रोनाउन। तो यहां पर क्या लिखा है देखिए, आई का क्या हो जाता है माय पैसिव केस में, और पैसिव प्रोनाउन में क्या रहेगा माइन। वहीं पर अगर देखा जाए वी है, वी का क्या रहेगा पैसिव केस में आवर, और पैसिव प्रोनाउन में क्या रहेगा आवर्स। ठीक है, आर्ट्स भी कहते हैं इसको, आर भी बोलो। यू का है, यू का पैसिव केस में रहेगा योर और रहेगा योर्स, कहां पर पैसिव प्रोनाउन में। ही जो रहेगा वो रहता है हिज और हिज, यानी कि पैसिव एडजेक्टिव और पैसिव प्रोनाउन दोनों में सेम रहने वाला है। शी का रहेगा हर, सॉरी हर और हर्स। इट का रहेगा हमारा इट्स और इट्स। दे का रहेगा यहां पर देयर और देयर्स। तो इस तरीके से हमने क्या देखा है, पूरा चार्ट देख लिया है, जिसके माध्यम से हमें अब आने वाले टाइम में जो हमें दिक्कतें आने वाली थी हमने पहले ही समझ ली है। ठीक है, कि किस तरीके से पर्सन का चेंजेस होगा, कहां पर क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजें। अगर नहीं आए तो बार वापस से वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करना, फिर चेकआउट करना। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है कि सर अभी तक हम रूल्स ही पढ़ रहे हैं, कितने रूल्स हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिंपली एक चीज समझाता हूं। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम चेंजेस करते हैं, तो जितनी चीजें आपको पहले दिक्कतें करेंगी वो मैंने पहले ही मेंशन कर दी हैं। ट्रस्ट मी, इसके बाद में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आई प्रॉमिस यू। लेकिन ये आपको समझना ही पड़ेगा, बिना इसको समझे हुए अगर कोई टीचर कहता है कि मैं आपको 5 मिनट में 10 मिनट में नरेशन करा दूंगा, तो भैया मेरे पास ले आना, मैं सीख लूंगा उनसे। ठीक है, 1 घंटे से पहले नहीं सीख पाओगे, मतलब मिनिमम ये मान के चलना लेक्चर इतना ही रहेगा आपका, और लेंदी तो कितना भी बना सकते हैं टीचर। ठीक है, चलो अब यहां देखते हैं रूल नंबर 4 क्या लिखा है। यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब हमारी से, सेस, विल से या सेड रहती है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्या रहेगी, से, सेज, विल से और सेड ही रहेगी। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना है इसका। क्या लिखा है देखो, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है, से या फिर सेज या फिर विल से, तो या फिर सेड, तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करेंगे तो यही रहने वाली है। लेकिन अगर इसके साथ में टू ऐड हो रहा है तो चेंजेस होंगे, और वो क्या होंगे, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, सेड टू का, सेड टू का हो जाएगा हमारा टोल्ड। ठीक है, लिखा भी है से टू का टेल, सेज टू का टेल्स और सेड टू का रहेगा टोल्ड। अब यहां पर एक चीज देखिए, टेल या टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है। क्लियर है, यहां 3 सेंटेंस लिखे हैं जो तीनों के तीनों क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों है समझेंगे इसको, 1 मिनट, एक फोन आ गया, आते रहेंगे, चलो फिर बात करेंगे। अब यहां पर क्या है, ही टेल्स राम इज प्लेइंग, ये सेंटेंस गलत है। ही टोल्ड आई एम गोइंग, ये भी सेंटेंस गलत है। ही टोल्ड दैट ही वॉज गोइंग, ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, तो रीजन देखिए, ये वाक्य गलत है क्योंकि यहां पर टेल्स और टोल्ड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो शायद कुछ और होता। ठीक है, यहां पर टेल्स की जगह पे क्या आना चाहिए, सेज। ठीक है, एवं आगे क्या लिखा है, एवं टोल्ड की जगह पे सेड का ही प्रयोग किया जाना चाहिए था, इसलिए वो सेंटेंस गलत है। तो गलत क्यों है वो हमने बता दिया। फिर से एक बार चेकआउट कर लेना, अगर से टू है तो टेल करेंगे, सेज टू है तो टेल्स करेंगे, सेड टू है तो टोल्ड करेंगे। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब रूल नंबर 5, व्हेन चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच दैट इज यूज्ड इन नॉर्मल सेंटेंसेस, देखो हाईलाइट किया गया मतलब कुछ ना कुछ विशेष बात है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब एक सेकेंड, तो व्हेन चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि जब भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो दैट का यूज किया जाता है नॉर्मल सेंटेंसेस में आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि कब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में। कीपिंग ऑल दीज रूल्स इन माइंड, पे अटेंशन टू द चेंज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट।
अभी तक जितने भी सारे चेंज रूल्स हमने पढ़े हैं, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं, उनको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में जब बदल रहे हैं तो इस सारे रूल्स को अप्लाई करो, ठीक। और लास्ट में आज के पार्ट 1 में, यानी कि देखो मेरे पर ये तो बहुत लंबा जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा नो डाउट, इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, अगर जरूरत हुई तो शायद तीसरा पार्ट लेके आएंगे, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको इसके बाद में कभी दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। अब क्या लिखा है, when changing from into indirect speech, जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो दैट का यूज किया जाता है नॉर्मल सेंटेंसेस में, कब, आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में। और क्या लिखा है, कीपिंग ऑल दिस रूल्स इन माइंड, ये सारे रूल्स जो हमने पढ़े हैं इनको हमारे माइंड में रखना है। पे अटेंशन टू द चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और जो नीचे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं उनको समझने का प्रयास करना है। अब क्या लिखा है, ही सेज आई एम गोइंग टू मुंबई, क्या लिखा है, ही सेज आई एम गोइंग टू मुंबई, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट नरेशन में। अब पहले तो समझ लो, फिर मैं अपनी ट्रिक बताऊंगा आपको। क्या लिखा है, हमने जो रूल पढ़ा था, ही सेज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज है तो सेज ही रहेगी, तो ही सेज दैट ही इज गोइंग टू मुंबई। अब यहां पर क्या हुआ है वो समझना, यहां पर था आई एम गोइंग टू मुंबई, यहां पर हो गया ही इज, यानी कि सब्जेक्ट बदल गया, यानी कि प्रोनाउन बदल गया है और उसके साथ में वर्ब बदल गई है। कंजक्शन जैसा कि हमने बताया था, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा। क्लियर है कहानी। अब दूसरा एग्जांपल देखो क्या है, ओके, शी सेज टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर टू हर। आगे क्या लिखा है इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो गया, देखो, शी टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग, ये देखो सीक्वेंस थोड़ी सी गड़बड़ होगी मेरे प्यारे बच्चों, इस पे मत जाना आप लोग, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूं वो देखिए, शी सेज टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर टू हर, तो शी टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग अ लेटर टू हर। यहां पर क्या लिखा था, यू आर, यहां पर क्या हो गया, आई एम। कहानी सिंपल है, अभी हो जाएगी सिंपल, परेशान नहीं हुई है। एक और एग्जांपल देखिए, दे से टू जैक वी विल गो टू लंदन एंड दे टेल जैक दैट दे विल गो टू जनरल। यहां पर क्या लिखा था, वी लिखा था, यहां पर क्या हो गया, दे। अब ये सब कैसे हुए हैं इनके ऊपर डिस्कस करते हैं बड़े प्यार से और आराम से। चलो इन्हीं सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पहली चीज तो आप ये समझना कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसको आप अपने शब्दों में समझना। किसी ने कुछ कहा, ठीक है, यानी कि आप इस चीज को ऐसे समझो कि 2 पर्सन यहां पर बात कर रहे हैं, हमने 2 पर्सन बना दिए, इन दोनों ने कोई कम्युनिकेशन करा, आप यहां पर बैठे थे, आपने इनकी बात सुनी और आपने इनकी बात को अपने शब्दों में किसी तीसरे से कह दिया, यह होता है इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक। अब यहां पर क्या लिखा है देखो, सबसे पहला टास्क, मैं जो आपको रूल बताने वाला हूं अब उसको आप ध्यान में रखना। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जब भी हम सेंटेंस को करते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये रामबाण चीज बता रहा हूं, ट्रस्ट में। ये सेंटेंस लिखा था, ही सेज आई एम गोइंग टू मुंबई, तो यहां ध्यान रखना कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले एक पार्ट बना लो, इन्वर्टेड कॉमा के बाद में दूसरा पार्ट, यानी कि ये वाला सेंटेंस हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब इस चीज को अलग अलग टुकड़ों में क्लियर करो। अब क्या है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है किसके ऊपर, रिपोर्टिंग वर्ब पे। किसके ऊपर, रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब वाला रूल याद करो, क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जिस टेंस में है वो उसी टेंस में रहने वाला है। क्लियर है कहानी। अब देखो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, सेज लिखा है, यानी कि प्रेजेंट। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फिर देखो रिपोर्टेड स्पीच, ये रही हमारी रिपोर्टेड स्पीच। यहां पर टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रहने वाला है। क्लियर है कहानी। अब आगे देखिए, तो ही सेज का हमने ही सेज लिख दिया, क्लियर है। अब क्या लिखा है, ही सेज, वह कहता है मैं मुंबई जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मुंबई, यानी कि ये अपने बारे में बात कर रहा है। क्लियर है कहानी। अब इस चीज को मैंने किसी से दूसरे से बोल दिया तो मैंने क्या बोला, वो कहता है कि वो मुंबई जा रहा है, वो, और वो के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा, ही। और हम सब जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। ये हमारा सिंगुलर है तो ही के साथ में कौन सी वर्ब कैरी करेगा, वो इज, इसलिए यहां पर इज सही है। और बाकी कॉन्टिन्यूस का ही टेंस है, ही इज गोइंग टू मुंबई। क्लियर है। सॉरी, यहां तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, फिर वही काम करना है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले एक पार्ट बनाइए, इन्वर्टेड कॉमा के बाद में दूसरा पार्ट बनाइए। क्लियर है कहानी। अब देखिए, ही सेज टू मी, हमने पढ़ा था अगर सेज है तो सेम रहेगा, सेज टू का क्या होता है, टेल्स, सेज टू का क्या रहेगा, टेल्स, तो क्या रहा, सी टेल्स। अब यहां पर जब लिखा है सेज टू तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, मी, हमने मी एज इट इज उतार दिया, तो एक पार्ट हमने क्लियर कर लिया, सी टेल्स मी। अब देखो क्या लिखा है,
यू आर राइटिंग अ लेटर टू हर, तो हमने बना दी ये सी, ये क्या है शी, इसने क्या बोला इससे, ये क्या है हमारा ही, ठीक है। तो शी टेल्स, देखिए यू आर राइटिंग अ लेटर टू हम, इसने इससे बोला कि यू आर राइटिंग अ लेटर टू हर। अब जब इनडायरेक्ट में बोला तो क्या हो गया, शी टेल्स दैट, यानी कि अब इस बात को अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि वो मुझसे बोल रही है, आई एम राइटिंग अ लेटर टू हर, आई एम राइटिंग अ लेटर टू हर। इस तरीके से वो क्या हो गया, यू जो है आई में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको एक बार समझ लो इस अच्छे से। सबसे पहले क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, जो कि हमने इजीली कर लिया। उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। सेस लिखा है तो इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देख लिया, अब सेस टू लिखा है तो उसके लिए भी क्या करेंगे, टेल्स। तो शी टेल्स मी, कंजक्शन ये हटेगा नॉर्मल सेंटेंस में, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करते हैं, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। तो शी टेल्स मी दैट, अब यहां पर देखो क्या लिखा है, शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है, क्या बोलती है, मुझसे। जब जनरली देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझना कि यहां पर कोई फीमेल है, वो मुझसे बोल रही है, तो वो मुझसे क्या यू करके बात करेगी, क्लियर है, वो मुझसे क्या बोलेगी, यू करके। अब इसी चीज को मैं अगर अपने दोस्त से बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, वो मुझसे कह रही है, तो मेरे लिए मैं क्या यूज करूंगा, आई। इसीलिए यहां पर क्या हुआ, आई एम राइटिंग ए लेटर टू हर, क्लियर है कहानी। अब थर्ड एग्जांपल देखिए आप, दे से टू जैक, दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला टास्क मेरे प्यारे बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा से पहले इस तरफ कर देना है और इन्वर्टेड कॉमा के बाद में इस तरफ। दे से टू जैक वी विल गो टू लंदन, क्लियर है कहानी। अब से टू का क्या रहेगा, से टू का हम जानते हैं क्या, टेल, से टू का क्या रहेगा, टेल। दूसरी चीज, प्रेजेंट में है तो चेंजेस नहीं होंगे, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा। तो क्या हो गया, से टू का हो गया टेल, तो दे टेल जैक, कंजक्शन हटा दिया, कंजक्शन इन द सेंस इन्वर्टेड कॉमा हटाया, तो क्या लगा दिया, दैट। तो एक पार्ट क्लियर हो गया। अब देखो कहने का तरीका कैसा है, तो दे टेल जैक दैट दे विल गो टू जयपुर। अभी यहां पर क्या था, वी विल गो टू जयपुर, ठीक है, क्योंकि इसने जैक से बोला था। अब जब जैक किसी और से बोलेगा तो क्या बोलेगा, ठीक है, दे विल गो टू जयपुर। थोड़ा सा यहां पर आप देखो, एक बार फिर से चेकआउट करना इसको। देखो बार बार कह रहा हूं, दो पार्ट में डिवाइड करो, ये होगा हमारे दो पार्ट, ठीक। फिर देखना है रिपोर्टिंग वर्ब, से टू लिखा है यानी कि प्रेजेंट वर्ब है, प्रेजेंट की है तो इसमें कोई चेंजेस होने नहीं है, क्लियर है कहानी। से टू लिखा है तो उसका हो गया टेल, तो दे टेल जैक, ये जो इन्वर्टेड कॉमा हटाया इसके बाद में लगा दिया दैट, क्लियर है कहानी। अब क्या लिखा है, वी विल गो टू जयपुर, ठीक है, ये जो वी है ये इसके लिए, यानी कि जब इसने इससे जैक से बोला तो वो क्या बोला कि हम लोग जयपुर लंदन जाएंगे, है ना, वी विल गो टू लंदन, हम लोग लंदन जाएंगे। अब जब ये इस चीज को बोलेगा किसी दूसरे से तो वो उनके लिए क्या यूज कर रहा है, दे, क्लियर है कहानी। दे का यूज यहां पर इस तरीके से हुआ है। तो कैसे प्रोनाउन चेंज हो रहा है, कैसे उसकी वर्ब चेंज कर रही है। अब जे चूंकि प्लूरल है, अब यहां पर तो विल का यूज हम लोग जनरली करते हैं फ्यूचर टेंस में, ठीक है, हम सब जानते हैं इसलिए। चलो यहां तक उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों के आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा। मोहित टाइम क्या हो बेटा, नहीं उसमें फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब क्या लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है तो क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। रूल नंबर 6 को देखिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस देन वॉट एवर टेंस इज देयर इन द रिपोर्टेड स्पीच इट बिकम्स पास्ट। बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी, ध्यान समझना। क्या लिखा है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है तो देन वॉट एवर टेंस इज देयर इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो जो भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस है उसका पास्ट हो जाएगा, इट बिकम्स पास्ट लिखा है। द चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच विल बी एज फॉलोज, और जो चेंजेस हमें कुछ वर्ड्स में देखने को मिलेंगे और जो टेंस में देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से है। तो क्या है वो देखिए, अगर हमारी जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट में अगर आती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा, ठीक है। काला नहीं, ग्रीन ग्रीन खेल लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अगर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों की नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ध्यान से सुनना, रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होगा वो पास्ट हो जाएगा, क्लियर है कहानी, ठीक है।
तो यानी कि प्रेजेंट के जितने भी हैं वो सारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इजी तरीका हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, एंड पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देयर इज नो चेंज। ठीक है, उसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। हम सभी जानते हैं अच्छे से, अगर चेंजेस इन फ्यूचर सेंटेंस, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो फ्यूचर की जो कुछ वर्ब्स रहेंगी वो देखो। विल और शैल का वुड और शुड में चेंजेस होता है, कैन का कुड में होता है, मे का माइट में होता है, और कुड शुड वुड माइट में किसी प्रकार के कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है वो देखिए। When the reporting verb is the past tense, some of the words in the reported speech change in the following manner. अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए रहते हैं, उनका भी चेंजेस होता है। वो किस प्रकार से, तो वो होता है इस टेबल के हिसाब से। वो देखिए, तो ये है कुछ वर्ड्स, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो दिस का दैट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोस, हियर का देयर, हैंस का देंस, हाइदर का दाइदर, नाउ का देन, एगो का बिफोर, दस का सो, टुडे का दैट डे। ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर का द प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, द लास्ट फोर्टनाइट का द प्रीवियस फोर्टनाइट, एंड वेट अ मिनट, ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे का द डे बिफोर द प्रीवियस डे। कुछ इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है तो। ठीक है, अब आ जाइए आगे। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों हमने देख लिया, हैंस का मतलब होता है अतः, इस कारण से, इस वजह से। हाइदर मतलब यहां, और ज़ैदर माने यहां। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि हाइदर ज़ैदर का मतलब क्या रहता है, तो हाइदर माने यहां और ज़ैदर माने वहां। आगे देखते हैं सम एग्जांपल टेंस वॉइस। यहां पे हम थोड़ा सा एक दो एग्जांपल कवर अप कर लेंगे। क्या है देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल। जैक सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स, तो क्या है इसका इनडायरेक्ट नरेशन, जैक टोल्ड मी दैट ही नेवर एट स्वीट। मैं आपको फिर एक बार बताता हूं, पूरे भी कभी भी जीवन में अगर आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं जो ट्रिक फॉलो करता हूं, इवन कभी भी बच्चों को पढ़ाते समय, खुद पढ़ते समय, कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय, यही ट्रिक फॉलो करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस तरीके से प्लान करें, जो भी आपको सेंटेंस दिया गया है, बार बार दोहरा रहा हूं, 2 पार्ट में डिवाइड करो। हमने कर लिया, उसके बाद में हमने जो भी रूल्स अभी तक पढ़े हैं एक एक करके याद करो। पहला रूल क्या बताया था आप सभी को, 2 पार्ट में डिवाइड करना, फिर देखना है सीधे रिपोर्टिंग वर्ब को। किसको देखना है मेरे प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब को। और फिर ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में क्या रूल बताया था, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में होती है, तो दिए गए रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट हो जाएगा। और वो कैसे होगा वो भी हम टेबल में देख के आए। अब यहां पर क्या होगा, जैक सेड टू मी, तो जैक सेड टू का क्या होता है, हम पढ़ के आए हैं टोल्ड, तो जैक टोल्ड मी, 2 पार्ट में डिवाइड करा तो सेड टू का हो गया टोल्ड, जैक टोल्ड मी। अब यहां पर ये जो कंजक्शन है जनरली हमने हटा दिया, तो यहां पर क्या लगा दिया, दैट। किसका यूज कर लिया, दैट का। जैक टोल्ड मी दैट आई नेवर ईट स्वीट्स का क्या हो गया, ही नेवर ईट का हो गया एट। कैसे वो बताएंगे भी आपको। ठीक है, और सब्जेक्ट आई का हो गया ही। सेम वही तरीका है कि जैक ने मुझसे बोला, क्लियर है कहानी, कि आई नेवर ईट स्वीट, यानी कि जैक ने, भैया जैक जो है स्वीट नहीं खाता है। अब मैं इस चीज को क्या बोलूंगा कि जैक स्वीट नहीं खाता है, तो जैक के लिए मैं लगाऊंगा ही, और नेवर का नेवर रहा बिकॉज ये एडवर्ब है। अब ईट का क्या हो गया, एट। ईट का एट कैसे हो गया, तो प्रेजेंट सिंपल का टेंस पास्ट सिंपल में गया। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ईट का हम सब जानते हैं एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो ही नेवर एट स्वीट्स। क्लियर है कहानी। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, रोहन सेड टू मोहन आई एम वर्किंग। क्लियर है कहानी। सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड। रोहन टोल्ड मोहन दैट ही वॉज वर्किंग। आई एम वर्किंग का क्या हो गया, ही वॉज वर्किंग। सब्जेक्ट चेंज हो गया ही, और एम की जगह हो गया वॉज, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का काय में चेंजेस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर है कहानी। इसी तरीके से एग्जांपल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, तो मीना सेड टू जॉय आई एम वॉचिंग टीवी, मीना टोल्ड जॉय दैट शी वॉज वॉचिंग टीवी। क्लियर है कहानी।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों और भी एग्जांपल्स हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट अगर आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थोड़ा सा अब हम लेट हो रहे हैं तो इसको हम पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 2 में हम आपके साथ बहुत जल्दी मिलेंगे, आराम से चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां पर पूरा देखिए आप इसको एक बार, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। जो रूल्स बताए हैं उसी को फॉलो करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछें, ठीक है। यहां से हम लोग कल डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पार्ट 1 नरेशन का आपको समझ में आया हो तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। टिल देन बहुत जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।